अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब यहाँ पर ना हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं कर रहे डिस्कस। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है। वहां पर अगर हम लोग बात करें ना, तो हम लोग फाइफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड हम देखेंगे। फिनिश्ड गुड्स को हम लोगों ने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, उसके ऊपर कौन सा मेथड, कॉस्ट फार्मूला बेसिकली कौन सा अप्लाई करना है। जब मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। वहां से हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है। फिर उसके ऊपर कॉस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं। फिर अगर रॉ मटेरियल रखना है अपने पास, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल के ऊपर फाइफो मेथड लगाना है या वेटेड एवरेज मेथड। तो एक तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड में हम लोगों ने वैल्यूज को डिटरमिन कैसे करना है। दूसरा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आएगी हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इससे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी होम असाइनमेंट का पार्ट था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रेलिवेंट इसमें बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड किया गया है। क्या कहा गया? सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस एंड ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2014। रॉ मटेरियल परचेज किया, ये अमाउंट है हमारे पास। फिर पैकिंग मटेरियल परचेज किया, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट। अच्छा, इन केस अगर ये ना भी कहता, देखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आप पैकिंग ना भी करके दो ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं। आप अगर आप लोग कुकिंग ऑयल बना रहे हो, तो कुकिंग ऑयल के लिए तो लाजमी बात है विदाउट पैकिंग आप नहीं दे सकते। तो पैकिंग मटेरियल इसके लिए डायरेक्ट हो जाता है। और डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जिसको पर यूनिट आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आपको पता नहीं होगा कि 1 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल के लिए जो पैकिंग मटेरियल यूज करना है, वो पैकिंग मटेरियल कितने का आएगा। तो उसने भी बता दिया, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट्स, मतलब हमें पता है कि हम 1 यूनिट की पैकिंग पर कितना एक्सपेंस इनकर करते हैं। तो जो पैकिंग मटेरियल हमने लिया है, ये मटेरियल है, लेकिन डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट नहीं है। उसके अलावा जो कुकिंग ऑयल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, ये भी हमारे पास डायरेक्ट है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल 70%। अब यहां से रॉ मटेरियल से मुराद ये फर्स्ट वन रॉ मटेरियल है जिससे वो कुकिंग ऑयल बन रहा है, और पैकिंग मटेरियल की 30%, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस होती है, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ परचेजेस का पार्ट बनती है। ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस का पार्ट बनेगी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? रिलेटिंग टू परचेजेस, तो आपने इसको अपनी परचेजेस का पार्ट बनाना है। फिर डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब जो एक्सपेंसेस हुए, उनमें रेंट, सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, और रेंट का ब्रेकअप बताया। हमारे पास टोटल रेंट की वैल्यू कितनी है? 2700। ये 2700 कैसे बना, इसमें कौन कौन सा रेंट शामिल है, उसका हमें ब्रेकअप प्रोवाइड किया गया। आउट ऑफ 2700, 2000 का जो रेंट है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। जबकि वेयर हाउस भी हमारे पास मौजूद है, एक फैक्ट्री है वो रेंटेड है, उसका 2000 रेंट है। साथ में हमारा वेयर हाउस है, वो भी रेंटेड है, उसका 500 का रेंट है। लेकिन हमने ये देखना है कि वो वेयर हाउस फॉर व्हाट पर्पस। अब दो पर्पस हो सकती हैं। या तो उस वेयर हाउस में हम लोगों ने रॉ मटेरियल रखना होगा, या उसके अंदर हम लोगों ने फिनिश्ड गुड्स रखनी होंगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ वेयर हाउस है,
फॉर फिनिश्ड गुड्स। अगर वो वेयर हाउस यूज हो रहा है फॉर रॉ मटेरियल, तो वो भी हमें साथ में बता दिया जाता है कि ये रॉ मटेरियल भी इसमें है, और उसका कितने परसेंट हम रॉ मटेरियल और कितने परसेंट फिनिश्ड गुड्स के लिए जाता है। अब ये बताने का मकसद क्या है, अगर ये रॉ मटेरियल से रेलिवेंट है तो फिर तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर ये फिनिश्ड गुड्स से रेलिवेंट है तो फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल होती हैं, तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, तो फिर ये हमारे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। तो फिर देखें, कहते हैं 50% रॉ मटेरियल लेकिन 10% पैकिंग मटेरियल भी है। मुझे बताएं, विदाउट पैकिंग मटेरियल क्या मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे? तो फिर टोटल वेयर हाउस पर जितना रेंट चार्ज कर रहे हो उसका 60% आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को देना है, और उसका 40% आपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज करना है इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ऑलराइट, लेकिन ये 40% 2700 का नहीं है, ये 40% जस्ट वेयर हाउस के रेंट 500 का। अब टोटल हमारे पास 2500 हो गया, रिमेनिंग है 200, और ये 200 क्या है? शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट्स। अब इससे क्या मुराद होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो सेल करने के लिए जिस तरह हम लोग कोई शॉप रेंट पर लेते हैं तो उसका भी तो एक्सपेंस चार्ज करते हैं ना, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में। अब जहां पर हमने शॉप नहीं रेंट पर ली, एक सुपर मार्केट है, और सुपर मार्केट में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पर आपको शेल्फ नजर आती हैं जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। तो वो उन सुपर मार्केट वालों को उन शेल्फ के अगेंस्ट रेंट पे करते हैं, तो वो तो फॉर सेल पर्पस है। क्या उन शेल्फ सुपर मार्केट्स में जाकर अपनी प्रोडक्ट रखूंगा तो कस्टमर्स के लिए इजी होगा ना, और मैं उनको सेल कर सकता हूं। तो ये 200 तो वैसे ही हमारा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। ये बात क्लियर हो गई है? उसने अभी तक सिर्फ आपको बताई है रेंट के बारे में, जबकि हमारे पास अदर ओवरहेड्स भी शामिल थे, जिसमें हमारे पास रेंट के अलावा सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड। अब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज एज फॉलो। जैसा कि सैलरीज एंड वेजेस, अब इसमें हमारी डायरेक्ट लेबर भी शामिल होनी है, हमारी इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल होनी है। डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी, इनडायरेक्ट है तो एफ का पार्ट बनेगी, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर एडमिन रिलेटेड है, ऑफिस के वर्कर्स की सैलरीज वगैरह हैं, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो हमें यहां पे बता दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 60% है, और जो 40% है रिमेनिंग वो एडमिनिस्ट्रेट। तो टोटल सैलरीज का 40% प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाएगा, 60% हम लोगों ने चार्ज करना है टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन इस 60 के साथ देखो तो एक स्टैरिक नजर आ गया। अब इस स्टैरिक को हमने पढ़ा तो उसने कहा कि इस 60% का 70%, टोटल का 70 नहीं, टोटल के 60% का 70% कहता है कि ये डायरेक्ट वेजेस हैं। तो जो रिमेनिंग 30% होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस होंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट वन, वेरिएबल ओवरहेड्स, 80% मैन्युफैक्चरिंग है एंड 20% एडमिनिस्ट्रेटिव। अदर फिक्स ओवरहेड 60% मैन्युफैक्चरिंग है एंड 40% एडमिनिस्ट्रेटिव। नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इज 45,000 यूनिट्स पर एनम। Actual production during the year was 40,000 units। मतलब एक्सपेक्टेड क्या था कि हम लोग 45,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन हमने बनाए कितने? 40,000 यूनिट्स हम लोगों ने बनाए इन टोटल। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर एज फॉलोज। रॉ मटेरियल, अब ये 1 जनवरी वाली जो इन्वेंट्रीज हैं ये ओपनिंग,
31 दिसंबर वाली जो वैल्यूज हैं ये क्लोजिंग इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। साथ में कहता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 200,000। अब ये जो बात उसने किया है ना वो उसने करंट ईयर की है, मतलब 2014 की है। और साथ में उसने बता दिया भाई 2013 में ये वैल्यू 300,000 थी, पिछले साल 3 लाख रुपए की, इस साल 2 लाख रुपए की गुड्स और कंसीडर्ड एज ऑब्सोलीट एंड शुड बी फुली प्रोवाइडेड। ऑब्सोलीट हो गई तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन उनकी एनआरवी 0। और रूल क्या था इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग का? लोअर ऑफ कॉस्ट। और अब जिस इन्वेंट्री की कॉस्ट 200 है वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन उसकी एनआरवी 0 है, तो मुझे वो 0 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं अपनी इन्वेंट्री को 200 से कम कर दूंगा, लेकिन कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री। कौन सी? ये सारी क्लोजिंग है, ये सारी ही क्लोजिंग है। तो फिनिश्ड गुड्स, तो फिर फिनिश्ड गुड्स, तो करंट ईयर में जो फिनिश्ड गुड्स की उसने वैल्यू आपको बताई उसमें से माइनस कर देंगे 200। और पिछले साल जो वैल्यू थी वो बेसिकली इस साल का ओपनिंग नहीं बना होगा, तो ओपनिंग में से माइनस कर देंगे 300। ऑलराइट, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज, तो टोटल 200,000 एंड 300,000 ना लिख देना, 200 एंड 300। ये बात समझ आई आपको? लोअर ऑफ कॉस्ट और है ना, मतलब एक वैल्यू जो मैंने 200 पे रिकॉर्ड की हुई है जबकि बेसिकली उसको रिकॉर्ड होना चाहिए 0 पर, तो मैं क्या करूंगा? 200 को 0 पर लेकर आ जाऊं, 200 माइनस कर दो उसमें से। क्लियर? बाकी जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। जितनी भी इन्वेंट्री है ना उसमें से एक ऐसी इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 200 है उसकी एनआरवी 0 है। बात क्लियर? नेक्स्ट, फर्दर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड गुड्स costing rupees 75,000 which were damaged due to flood and can only be sold at 60% of its। अच्छा, ये जो बात कर रहा है ना ये जस्ट करंट ईयर की कर, ये प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा। मतलब ये जो इश्यू है ना ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ है, ओपनिंग के साथ नहीं है। ऊपर वाली बात देखे ना तो उसने क्लोजिंग एंड ओपनिंग दोनों के बारे में बताया था कि ऑब्सलीट हैं, तो हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में से माइनस कर। लेकिन अब जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। और क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या करना है? कहते हैं एक इन्वेंट्री आइटम ऐसा जिसकी कॉस्ट बेसिकली 75,000 है, तो मतलब मैंने उसको रिकॉर्ड 75,000 पे किया हुआ है। देखो, एक चीज जो मैं बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर चुका हूं, क्या मुझे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है? नहीं। मैं किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा? जब मैंने कुछ और रिकॉर्ड की होगी और आप कुछ और रिकॉर्ड करें जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत। तो जैसे ही उसने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक में 75,000 शामिल है, तो मतलब मैंने पहले उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, और जब मैंने उसको चेक किया तो पता पता चला कि डैमेज होने की वजह से ये 60% ऑफ इट्स कॉस्ट पर सेल होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब किसी भी किस्म के उसने ना एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं बताए तो नील। ओके, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही उसकी एनआरवी बन जाएगी। तो कॉस्ट का 60% विच इज इक्वल टू 75,000 का 60% विच इज इक्वल टू 45,000। मेरी बात समझ आई है?
तो एक ऐसा इन्वेंट्री आइटम जिसकी कॉस्ट 75,000 है, फ्यूचर में वो सेल होगा 45,000 का। तो अगर आप देखें, क्या इन्वेंट्री मेरा एसिड नहीं है? और एसिड की डेफिनेशन क्या थी? जिससे हमें एक ऐसा रिसोर्स जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट कितने के मिलेंगे? तो आप उसको 75 पे कैसे रिकॉर्ड कर सकते? और फिर प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसने क्या कहा था? एसिड्स को ओवरस्टेट नहीं करना। तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी चीज जो बेसिकली 45 का आपको बेनिफिट देने वाली है, आप अगर 75 पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपने उसको ओवरस्टेट कर दिया है ना ऐसा? तो अब आप क्या करो, आपकी इन्वेंट्री 30,000 से ओवरस्टेट है। एम आई राइट? तो अब एडजस्टमेंट क्या करनी चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री को 30 से रिड्यूस कर, डिक्रीज कर दो। तो 75 वाला आइटम बेसिकली 30 से डिक्रीज होकर ऑटोमेटिकली 45 पर आ जाए। बात क्लियर हो गई है? ये वो एडजस्टमेंट थी जो आपको करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं, cost of goods sold as would appear in the profit and loss account for the year ending 31st December 2014। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना कर देनी है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? देखो भाई, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसने क्या किया, इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट अलग की और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बना दिया। क्या किया इसने कि भाई इसने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो देखो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 2962 था ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए आपको फिनिश्ड गुड्स चाहिए। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए। और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग कितना है? गिवन 2962 था, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ 300 ये वैल्यू कितनी आ गई? 266। एंड लेस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन था 4162, लेकिन हम आफ्टर एडजस्टमेंट्स इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, क्या परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स हुआ? नहीं। क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स हुई है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने जाके कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, हम जाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी? इसके लिए आप लोगों ने अपने पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनाने गए तो हम लोगों ने कहा सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लिखा करें, और वो भी डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल, लेकिन कौन से वाला रॉ मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास दो किस्म का था, एक तो खुद रॉ मटेरियल और दूसरा पैकिंग मटेरियल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल कंज्यूम अलग से फाइंड कर लो एंड रॉ मटेरियल पैकिंग अलग से फाइंड कर लो, जो हम लोगों ने यूज किया, और इन दोनों को इकट्ठा कर लो, या दोनों को एक साथ लेके चले जाओ। या आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। अच्छा, अब अगर हम लोग जाएं इसको बनाने के लिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन 7, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, इधर आकर आप लोग इवन के टू कॉलम्स में भी चल सकती हैं। ये देखें यूं, इनका क्या बेनिफिट होगा अभी आपको जरा समझ आ जाए। जैसे ही हम लोग आएंगे, डाटा हमारे पास मौजूद है
फुल अमाउंट्स हैं या इन थाउजेंड्स हैं? ऑल अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड। तो हम भी अपने पास ऑल अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड ही लेकर चलेंगे। राउंडिंग ऑफ जरूर बताया करो। अच्छा, इसके बाद देखिए भाई, रॉ मटेरियल परचेज्ड। ओपनिंग लिख लो या रॉ मटेरियल परचेज लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पता। 3 + 5, 5 + 3 = 8। ऑल राइट। रॉ मटेरियल परचेज, हाँ जी, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया हम लोगों ने? 51709। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत? फिर पैकिंग मटेरियल परचेज। पैकिंग मटेरियल कितना परचेज किया हम लोगों ने? 201। मैं बेसिकली क्वेश्चन के सीक्वेंस के मुताबिक चल रहा हूं। अब जब मैं इन दोनों को मर्ज करने लगा हूं, तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस का पार्ट बनेगी। और वो कितनी है? 300। इसको अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ओके। अगर मैं रॉ मटेरियल को अलग, पैकिंग मटेरियल को अलग, तो फिर मैं इस 300 के भी टू पार्ट्स करता। 210 चार्ज करता रॉ मटेरियल में और 90 चार्ज करता पैकिंग मटेरियल। मेरी बात समझ आई है? अब क्योंकि मैंने इसको मर्ज कर दिया, मैंने खुद इसमें कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा, तो फिर इस 300 के अलग अलग पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल आ जाए, ये आपका टोटल रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड पैकिंग मटेरियल। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग रॉ मटेरियल। हाँ जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल 5000। ओपनिंग पैकिंग मटेरियल 700। लेस कर दो क्लोजिंग रॉ मटेरियल और लेस कर दो क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल। जी, रॉ मटेरियल क्लोजिंग 7780 एंड पैकिंग मटेरियल क्लोजिंग 285। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो। ये ना सेकंड कॉलम में लिख लेना। 51694, ये है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल टोटल, जिसमें पैकिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल दोनों इकट्ठे। अब बात आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। लेबर का पता कहां से चलना है हमें? सैलरीज एंड वेजेस है। अब सैलरीज एंड वेजेस क्वेश्चन में गिवन कितनी थी हमारे पास? 2500। 2500। क्या हम लोग सारी 2500 ही आके यहां पे लिखेंगे? नहीं, इसका इसका ब्रेकअप था। अब हमने इसका ब्रेकअप देखा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी कितने परसेंट? तो हम लोग जाकर इसका लेंगे 60%, विच इज इक्वल टू 1500। लेकिन यहां पर अभी भी हम लोग 15% नहीं लिखेंगे। इस 15% का 70%,
1050, ये आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। ये बात समझ आई। किसी किस्म के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल नहीं थे, तो आप इसका टोटल कर सकते हैं। एंड द टोटल इज 5 to, और ये कहलाती है प्राइम कॉस्ट। अब आएंगे हमारे पास हमारे, अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें आएंगी? क्या इनडायरेक्ट लेबर है आपके पास? इनडायरेक्ट मटेरियल है आपके पास? नहीं। क्या इनडायरेक्ट लेबर है? यस। तो पहले इनडायरेक्ट मटेरियल अगर हो तो, फिर इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर, देखो, हर वो चीज जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन ना हो, आपके पास पेज पे स्पेस होती है, आप इस तरह उसके सेंटर में उसकी वर्किंग शो कर सकते हो। अब ये इनडायरेक्ट लेबर कैसे आएगी? 2500 के 60% का 30%, 450, ऐसे ही है। हाँ जी। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? रेंट शामिल है। अच्छा जी, रेंट के लिए अगर आप लोग देखें, फैक्ट्री का 2000 प्लस 2700 का, नहीं सॉरी, 500 का 60%, 500 का, और ये 500 क्या था? वेयर हाउस, करेक्ट। और उसका 60% क्यों? 50% फॉर रॉ मटेरियल एंड 10% फॉर पैकिंग में, वो हमारी एफ एच का पार्ट बन जाएगा। तो ये 2000 प्लस 500 का 60% विच इज इक्वल टू 300। तो टोटल सैलरीज एंड वेजेस में से इनडायरेक्ट लेबर आ गई। फिर हमारे पास रहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ जी। और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? और 5000 का 80%, का फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में, और हमने चार्ज करने हैं 60%, 900 फिक्स ओवरहेड। क्या इसके अलावा कोई और ओवरहेड है? इनका सम कर लें जी। 6039, नहीं गलत बता रहे हो। ओवरहेड का सम 76। अब प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच, प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच, ये कहलाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी। एंड द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 1950। लेस करो
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 and the value is 593 और ये कहलाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, अब यहां पर ना इसको क्लोज कर दो, क्यों? क्योंकि मैंने तो बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक होता है। ओके, जबकि हमसे वो पूछा नहीं गया था। हमसे पूछा क्या गया था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम अलग से बना रहे थे अपने पास। तो देखो ये वैल्यू आ नहीं गई 59344। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 58074। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर? गुड जी। इसके अलावा जो हमारे पास होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस वगैरह शामिल थे, उनमें क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, फर्स्ट टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्वायरमेंट देखते हैं सबसे पहले। Prepare journal entries to record the adjustments that need to be incorporated for correct valuation of inventory along with the supporting calculations। अब जो जर्नल एंट्रीज लिखनी है ना, वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन की है। जो एडजस्टमेंट्स हमने करनी है ना, जर्नल एंट्री सिर्फ उनकी जाके लिखनी है हम लोगों ने, और वो भी विद कैलकुलेशन कि ये वैल्यूज हमारे पास कैसे आ रही हैं। फिर नेक्स्ट, adjusted value of inventory as at the end of the accounting period। हमारी इन्वेंट्री की adjusted वैल्यू मतलब ऊपर अगर कोई वैल्यूज गिवन है तो वो एडजस्टेड नहीं है। हम इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए पहले उन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, और फिर देखेंगे उनके मुताबिक एक तो उन एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री लिख देंगे, और दूसरा उनके मुताबिक मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बनती है। फिर नेक्स्ट, मेंशन द सिचुएशन अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे एक्सीड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा फिर देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एक्सीड कर जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। इट मींस दैट इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट एनआरवी। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम इन्वेंट्रीज को उसकी एनआरवी पर रिकॉर्ड करें? तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ सिचुएशंस पढ़ी थी। सबसे पहली सिचुएशन, इन्वेंट्री डैमेज हो गई। दूसरी, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। तीसरी, सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का कम हो जाना। चौथी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का इंक्रीज हो जाना। पांचवी, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल का इंक्रीज हो जाना। तो ये पांच ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एक्सीड कर जाती है, किससे? एनआरवी से। ऑलराइट, बेसिकली ये एन जितनी सिचुएशंस हैं ये एनआरवी को कम करती हैं। अब कॉस्ट तो सेम ही रहती है, एनआरवी कम ज्यादा होती है, तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इनकी वजह से एनआरवी कॉस्ट से कम आ जाएगी। ओके, हो गई बात। और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग एनआरवी पर हो जाती। तो आप देखें कि एक अच्छे भले कैलकुलेटेड क्वेश्चंस के अंदर एक थ्योरेटिकल पॉइंट आ गया, और ये 4 मार्क्स का हो सकता है। यही वजह है कि जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने फोकस न्यूमेरिकल पोर्शन पे नहीं करना। आपने उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना, आपने उनको भी ध्यान से याद करना है।
कि आपको पता हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आपसे पूछ ली जाए, तो सी का आंसर तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे कर दोगे। इन्वेंटरीज आर, inventories have become wholly or partially, selling price of the inventories have estimated cost of completion। अब इसने एक पॉइंट लिखा, मैंने दो पॉइंट बना दिए थे। और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर टू मेक द सेल, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल हैव सेलिंग प्राइस का डिक्लाइन करना और कॉस्ट का इंक्रीज हो जाना, एनआरवी को कम कर देगा और कॉस्ट को ज्यादा कर। बात क्लियर? अच्छा, अब रहती हैं हमारे पास रिमेनिंग टू ऑप्शंस। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़, ये ऐसा डाटा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका एक्टिव माइंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसमें एक तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, दूसरा किस तरह से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। आपने माइंड में ये भी सोचना है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं ना, सपोज हम लोगों ने बनाना हो पीपी का स्केड्यूल, उसको फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट के मुताबिक जाके हम लोग, तो वहां पे हमें टेंशन इस बात की नहीं होती कि प्रेजेंट कैसे करना है। हम लोगों ने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉर्मेट गिवन है। हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट गिवन है। हमने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्मेट गिवन है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेट नहीं। तो वो होती है हमारी मेथड कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने ना सिर्फ उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में भी सोचना है कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो दिखने वाले को अच्छी भी लगे, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, और आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकें। अब क्वेश्चन देखते हैं। Orange Limited manufactures four products. The information related to its inventory of each product for the year ended 30th June 2021 is as follows। अब अगर फोर प्रोडक्ट्स है ना, तो मैं चारों प्रोडक्ट्स को एक साथ नहीं लेके चल सकता। मैं चारों प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग वर्किंग करूंगा। प्रोडक्ट ए का बी से कोई ताल्लुक नहीं है, बी का सी से कोई ताल्लुक नहीं है। इवन के ए के ए के जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे ना, मैं उन सबको भी इकट्ठा नहीं लेके जाऊंगा। उसमें से अगर कोई डैमेज है तो मैं अलग करूंगा, कोई गुड है तो मैं उनको अलग करूंगा। आइटम बाय आइटम बेसिस इन्वेंट्री की कैलकुलेशन होती है। अब क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, अब ये मैंने आपको रूल बताया है इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन का। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स खुद उसने बता दिए कि ए के 15,000, बी के 25, सी के 5 और डी के 8,000। ऐसा भी हो सकता था कि क्लोजिंग यूनिट भी हमें फाइंड करने पड़ते। तो अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करते हैं? ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेजेस या मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड या इशू। मतलब अगर है रॉ मटेरियल तो परचेजेस एंड इशूड आएगा। अगर है फिनिश्ड गुड्स तो मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड आएगा। ओके, तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी जो उसने बता दी। फिर एक यूनिट बनाने पर कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, जो कॉस्ट आ रही है ना वो ये है एक एक यूनिट पर जो कंपनी को कॉस्ट आई है। फिर रिटेल प्राइस पर यूनिट, और इसमें 10% सेल टैक्स शामिल है। और सेल टैक्स, आप लोग टैक्स पढ़ रहे हो, आपने सेल टैक्स से स्टार्ट किया है या इनकम टैक्स से पढ़ लिया है? तो आपको पता है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डीलर हूं, मैं अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो वो जो सेल टैक्स मैं अपने कस्टमर से लेता हूं ना, वो मेरा नहीं, वो मैंने डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। वो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर मुझे एफबीआर में जमा करवाना पड़ेगा। तो मेरी वैल्यू तो नहीं है ना, तो मेरी सेल्स का पार्ट भी नहीं बनेगी। मेरी सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होनी चाहिए। अगर उनमें सेल टैक्स शामिल है तो मैं उसको डिडक्ट करूं।
मेरी बात समझ आई है? हाँ, अगर मैं परचेजेस कर रहा हूं और उस पर मैं सेल टैक्स पे करता हूं और मैं एंड कस्टमर हूं, एंड कंज्यूमर, क्योंकि अगर मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूं ना तो वो मुझे रिफंड हो जाएगा, मैं अपने कस्टमर से वो ऑब्टेन कर लूंगा, उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। या आप लोग सेल टैक्स में आपने पढ़ा होगा इनपुट आउटपुट टैक्स। तो जब तक मैं एंड कस्टमर नहीं हूं तो वो मुझे रिफंड हो जाता है, और रिफंडेबल टैक्सेस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। बात क्लियर हुई है? अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो सेल टैक्स है ना, ये बेसिकली मेरी सेलिंग प्राइस का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये तो मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे लूंगा, गवर्नमेंट को सबमिट करवा दूंगा। ऑलराइट, तो ये वाली आपने एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए ये वाली सेल्स वैल्यू पिक नहीं करनी। अब इनमें टैक्स कितना है? इट मींस दैट जब परसेंटेज में उसने बात की, तो मतलब अगर मेरे पास सेल प्राइस 100 रुपए है तो मैं अपने कस्टमर से 100 रुपए नहीं लेता, मैं 110 रुपए लेता हूं। तो जो अमाउंट मैंने रिसीव की ये बेसिकली 110% है, जबकि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 100। तो इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 110 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो आपको आपकी रेलिवेंट सेल प्राइस मिल जाएगी। तो 1144 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू 104। यहां से देखो, यहां पर बात क्लियर हो गई है? डन। अच्छा, फिर देखो, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर ही, तो मतलब एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई तो मेरी सेल प्राइस में से ये लेस हो जाएगी। फिर डिफेक्टिव यूनिट्स, मतलब अब गुड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। एक तो मैंने हर प्रोडक्ट को अलग करना है, फिर हर प्रोडक्ट में गुड यूनिट अलग करने और डिफेक्टिव अलग। टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना था? उसमें से 2400 डिफेक्टिव है, तो जो रिमेनिंग मेरे पास होंगे 12600 वो गुड यूनिट। फिर टोटल 25,000 थे, 4000 डिफेक्टिव हैं, उनमें से 21,000 गुड है, जबकि सीओडी में कोई डिफेक्टिव, तो जब डिफेक्टिव नहीं है तो उनपे कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट रीवर्क भी नहीं आएगी। अब ये जो रीवर्क की कॉस्ट है पर डिफेक्टिव यूनिट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए में 260 रुपीज की फॉर 2400 यूनिट्स है, ये टोटल 15,000 यूनिट के लिए नहीं। बात पे की है आपने? अच्छा, इसी तरह ये जो 4,000 डिफेक्टिव यूनिट है ना, इन पर रीवर्क करने के लिए 320 की कॉस्ट आएगी, रिमेनिंग 21,000 यूनिट पर नहीं आएगी। डन। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? कहते हैं ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट a discrepancy of 900 completed units were observed. On investigation, it was found that 5,600 units supplied to our customer were erroneously recorded as 6,500। एरर हो गया, एरर हो गया। कहते हैं 900 की ना डिस्क्रिपेंसी मिली, मतलब फर्क मिला, किसमें? प्रोडक्ट सी की क्लोजिंग स्टॉक में। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है? 5,000, जबकि जब फिजिकली काउंट करने गया, अब मुझे बताओ 600 का डिफरेंस है, तो मतलब फिजिकली या तो होगा कितना, सॉरी 900 का, 900 का डिफरेंस है। इट मींस दैट फिजिकल यूनिट या तो होंगे 4100 या फिर 5,900, तभी तो 900 का डिफरेंस आएगा मेरे इस इन्वेंट्री रिकॉर्ड और फिजिकल काउंट में। तो ये थोड़ी कहा है कि कम है ज्यादा है, तो कहा डिस्क्रिपेंसी, मतलब डिफरेंस है।
अब हमने वो देखना है कि भाई मेरे फिजिकल इन्वेंटरी यूनिट 4100 है या 5900। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब उसके लिए वो क्या कहता है, कहते हैं अब हमने इन्वेस्टिगेशन की इसकी। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि भाई 5600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए थे कस्टमर। सप्लाई कितने किए, जबकि अपने पास रिकॉर्ड कितना कर दिया है, हमने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू कर दिए। क्या, जो इश्यू करने थे ना 56 करने, किए भी 56 है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने लगे ना, हमने 56 नहीं लिखा, हमने 65 लिखा। तो ऐसा नहीं है जैसे अपनी इन्वेंट्री लेजर कार्ड में जो इश्यूड का कॉलम है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज हो गया। इट मींस दैट मेरे जो क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, वो 5000 नहीं, वो 5900। बात समझ आई है? कोई डाउट? तो उसने कहा था कि एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज भी बताना। पहली एडजस्टमेंट्स आ गई हैं। अब क्या हुआ, जब कस्टमर को इश्यू किया होगा, जब हम लोग इन्वेंट्री आइटम्स कस्टमर को इश्यू करते हैं, ये रॉ मटेरियल है, फिर यूनिट सप्लाई टू अ कस्टमर, हाँ जी, तो हम लोग क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, इशू टू कस्टमर, तो हम लोग अपने पास रिकॉर्डिंग क्या करेंगे जी? कस्टमर को इशू किया है तो मतलब सेल की है, फिनिश गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ताल्लुक है। देखो यहां पे क्या कोई सेलिंग प्राइस वगैरह तो ऐसा सच नहीं ना, मसला सेल प्राइस में नहीं है, मसला रिसीवेबल्स की अमाउंट में नहीं है, मसला इन्वेंट्री लेजर कार्ड में है। और इन्वेंट्री लेजर कार्ड हमेशा अपनी कॉस्ट पे बनता है। ओके, तो इन यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, कॉस्ट क्या है 900, ऐसा ही है ना? तो हमने जब अपने इन्वेंट्री आइटम्स को, ये इसने वर्किंग वन कर दी है, नाइन हंड्रेड, हाँ तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं इसकी तो मैं क्या एडजस्टमेंट ही नहीं की। हाँ प्रोडक्ट सी यहां पर आ गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज हो गई। ओके, आपको पता है ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर दिया बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 900। और जब इश्यू करते हैं तो वेटेड एवरेज में फर्क नहीं आता, परचेजेस की सूरत में वेटेड एवरेज में फर्क आता है। तो 900 के मुताबिक चलेंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 810। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चले, अब नेक्स्ट चलते हैं। और अब जब कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हम लोगों ने जाकर सी के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने लेने हैं अपने पास, 5900, 5000 नहीं लेने। नेक्स्ट वन इज द डिफेक्टिव यूनिट्स can be sold in market at 60% of the current retail price without incurring any rework and selling cost। क्या, अच्छा अब यहां पे गौर करो, तो उसने बताया है कि कौन से डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं, तो मतलब ए और बी दोनों, दोनों के लिए ये ऑफर है। क्या ऑफर है कि भाई डिफेक्टिव यूनिट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई रीवर्क ना करो, कोई उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड ना करो,
और इनको जाके सेल कर दो 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, प्रोडक्ट ए की रिटेल प्राइस कितनी, 1040, इसका 60%, 624। कहते हैं कि प्रोडक्ट ए के जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ना वो 624 का हमें दे, ऑलराइट। और प्रोडक्ट बी का जो डिफेक्टिव यूनिट्स है कितना, 60% था, चमन 540। अच्छा, अभी अगर पॉइंट बी के मुताबिक करें तो ये कितना बन जाएगा, 540। अच्छा ये देखो, करंट रिटेल प्राइस, करंट रिटेल प्राइस विदाउट इंकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट, तो ये करंट रिटेल प्राइस नहीं है, ये करंट रिटेल प्राइस है ना, इसका 60% जाके ले लिया। कहते हैं कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रीवर्क की कॉस्ट ना करें, आप इसके ऊपर किसी किस्म के कोई सेलिंग कॉस्ट ना करें, और ये यूनिट एज इट इज सेल कर। अब हमने ये देखना है कि क्या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं, या मैं उन डिफेक्टिव यूनिट्स के ऊपर रीवर्क की कॉस्ट इनकर्ड करूं, फिर उनको सेल करने के लिए सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड करूं, और फिर उनको उनकी फुल रिटेल प्राइस पे सेल करूं। ये डिसीजन अभी हम लोगों ने लेना। मेरी बात समझ आई है? नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, अगर अगला पॉइंट ना होता तो मैं इन वैल्यूज के मुताबिक चला जाता, और फिर इसका अभी भी मैंने कंपैरिजन करना है, फिर मैं देखूंगा कि मुझे एनआरवी की कैलकुलेशन किसके मुताबिक करनी चाहिए। देखो, कहते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बी एंड डी। अच्छा, ए और सी की बात नहीं कर रहा, क्या अब ये जो डिस्कशन है वो किसके बारे में है, बी एंड डी। कहते हैं ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स, मतलब जैसी हमारी प्रोडक्ट है ना बी एंड डी, वे उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट हमारे कंपेटिटर ने ऑफर करवा दी। मतलब पहले कोक चल रही थी मार्केट में, पेप्सी आ गई, लोग कोक पी, अब हम लोग भी जाए ना मार्केट में लेने के लिए, उनसे कहीं कोक दे दें, वो कहते हैं कोक नहीं है पेप्सी, हम कहते हैं चलिए पेप्सी दे दो। कंपेटिटर्स हैं एक दूसरे, और यूज हो सकती है, 7 अप नहीं है तो स्प्राइट यूज कर लो, हो सकता है ना, कोई फर्क नहीं है। तो इसी तरह से जैसे पेप्सी नहीं है, नेक्स्ट कोला की तरफ लोग आ जाते हैं, लोगों पे डिपेंड करता है। अब क्या हुआ, सेम जैसी हमारी प्रोडक्ट बी एंड डी है वैसी कंपेटिटर्स ने ऑफर करवा दी। और देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, तो फिर क्या हुआ, आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ रिस्पेक्ट। भाई ये जो डिस्काउंट है ना, ये बी और डी पर नहीं है, ये जो डिस्काउंट है ये हमने नहीं दिया, ये मेरे कंपेटिटर ने दिया, और वो हमारी जो करंट प्राइस है ना उससे प्रोडक्ट बी को 15% कम और डी को 20% कम पर सेल कर रहा। ओके, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मेरी प्रोडक्ट मैं अपनी मर्जी से सेल करूंगा, उसकी प्रोडक्ट वो अपनी मर्जी से सेल करे। हमने ये देखना है कि उस चीज को देखते हुए हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो फिर ओ एल्स करंट ऑफ ओ एल्स करंट रिटेल प्राइस, जो इसकी करंट रिटेल प्राइस है ना, मतलब हमारी अगर प्राइस है ना 100 रुपए, प्रोडक्ट बी वो 85 रुपीज में दे रहा है, और प्रोडक्ट डी वो 80 रुपीज में दे रहा है। ओके, फिर ओ एल्स वुड हैव टू एडजस्ट इज सेल्स प्राइस, अब हमें भी उसके मुताबिक, मतलब आप खुद सोचो, आपको कोक मिल रही हो 50 रुपए की, और आपको पेप्सी मिल रही हो 40 रुपीज की, और दोनों में कोई खास फर्क भी नहीं है, आप किसको लो, ऑटोमेटिकली कोक को अपनी प्राइस गिरानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट से उसका शेयर खत्म हो जाए। अब हमें भी अपनी, अब ये जो प्राइसेस है ना ये करंट हैं,
ये जो हम लोगों ने वैल्यूज लेनी थी ना 60%, ये करंट की ही लेनी थी, और ये वैल्यूज 540 मैंने बिल्कुल सही ली। मेरी बात समझ आई है? लेकिन फ्यूचर में मैं बी को 900 पे सेल नहीं करने वाला। बी को मैं कितने पे सेल करूंगा? 900 का 85%, 15% डिस्काउंट हो। मेरी बात समझ आ गई है? 135 का हम लोग इसके ऊपर डिस्काउंट दे देंगे, और बाकी वैल्यू आ जाएगी इसकी, करंट सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी 765। और डी के लिए हम लोग जाकर 20% डिस्काउंट देंगे, तो 360 रुपए का हम लोग डिस्काउंट देंगे, 1440 रुपए इसकी एस्टिमेटेड फ्यूचर सेलिंग प्राइस आए। अब ये बात क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चले। अब उसने क्या कहा था कि एक तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स जितनी भी कर रहे हैं ना, उनकी जर्नल एंट्रीज, और दूसरा एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 जून 2021। अब किस तरह से आएगी? प्रोडक्ट ए को अलग से देखेंगे, प्रोडक्ट ए को अलग से जाकर देखेंगे। अब प्रोडक्ट ए को कैसे देखें? आप लोग चाहें ना, आप कॉलम्स के साथ भी चल सकते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है, फिर हर प्रोडक्ट की अलग अलग वर्किंग है, तो आप प्रोडक्ट वाइज भी चल सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसके मार्क्स अच्छे खास है, तो अच्छी बात है कि आप प्रोडक्ट वाइज चलें, ताकि आपको, आपके लिए भी आसानी रहे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ऑलराइट। अच्छा, आप यहां पर सोचकर मुझे इन तमाम प्रोडक्ट्स की सिर्फ एनआरवी तो कैलकुलेट करके दें, कि आपके मुताबिक इन प्रोडक्ट्स की एनआरवी क्या बनेगी। जल्दी से एनआरवी कैलकुलेट करें। जब जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो मैंने आप लोगों से कहा था ना, सिर्फ अब क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए, बल्कि अब उसके सॉल्यूशन पर भी फोकस होना चाहिए। एक चीज तो थी जर्नल एंट्रीज बनाना। अब जब आप लोग अपना पेपर सॉल्व करने लगेंगे ना, एक तो ये बात हमेशा अब आपने याद रखनी है, हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना, चाहे उसका सॉल्यूशन एक लाइन का भी क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन न्यू पेज पे चला जाएगा, वो पूरा पेज खाली छोड़ दोगे। ओके। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो अगले पेज पे चला गया, और अगले पेज की सिर्फ आधी लाइन ही क्यों नहीं यूज हुई, और उसका सॉल्यूशन एंड हो गया है, अगला क्वेश्चन न्यू पेज से ही स्टार्ट होगा, उसके नीचे से नहीं करोगे। मतलब वहां पे कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को, बल्कि कोशिश करो कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर इसमें ए बी सी है, तो वो भी हर क्वेश्चन का हर पार्ट न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, सेम पेज से ना करना। ऑल राइट। फर्स्ट पेज आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए, जर्नल एंट्रीज सारा खाली छोड़ दो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक एडजस्टिंग एंट्रीज में कैसे दे दूं? उस सारे को खाली छोड़ दो। फिर आ जाओ बी पर, और सेकंड पेज पर, और बी क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को जब हमने डिटरमिन करना है ना, तो इसका सॉल्यूशन बनाना है आपने कुछ इस तरह से। मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखो, आप लोग ना अपने पास टेबुलेशन की फॉर्म में चलो। जब टेबुलेशन की फॉर्म में जाओगे तो आपको कुछ कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। उनमें पहला कॉलम आपने बनाना है प्रोडक्ट। हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ए बी सी डी। ऑल राइट। तो यहां पे वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर उन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब इन यूनिट्स में भी क्लासिफिकेशन है, कि हर प्रोडक्ट के गुड एंड डिफेक्टिव। तो आपने जैसे ये प्रोडक्ट लिखी है ना, प्रोडक्ट ए, उसके साथ यूं लिख लें गुड, और उसी के साथ यहां पर
डिफेक्टिव। कुछ इस अंदाज से। मेरी बात समझ आई है? फिर देखो भाई, एक लाइन छोड़ तो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन जाएगी। आप लिखो प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, गुड एंड डिफेक्टिव। प्रोडक्ट सी, लेकिन प्रोडक्ट सी में कोई डिफेक्टिव नहीं था, ऐसे ही था ना, तो इसको एज इट इज। और प्रोडक्ट डी। उसके बाद आपने एक कॉलम बनाना है, कॉस्ट, सॉरी, यूनिट्स। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा यूनिट्स। अब यहां पर टोटल नहीं लिखूंगा। अब यहां पर मैं जाके क्या करूंगा, अलग अलग गुड यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट। और हाँ जी, जो लाइन छोड़िए यहां पर आकर आप टोटल लिख सकते हो कि टोटल इतने थे। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट ए के टोटल कितने, उसमें से डिफेक्टिव कितने, 2400। तो गुड कितने होंगे, 12,600। बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, बी के लिए 25,000 है, 4,000 डिफेक्टिव, 21,000 गुड। सी के लिए 5,900। ओके, वो 900 भी एडजस्ट करना था, तो 5,000 ना लिख देना। और डी के लिए 8,000। अब आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 800, 700, 900, 1,275। और इसमें किसी किस्म का हमें कोई एतराज नहीं है, ये बिल्कुल सही। अब चाहे डिफेक्टिव यूनिट है वो बनाने पे भी मेरा 800 ही लगा है, और जो गुड यूनिट है उनको बनाने पे भी 800 ही लगेंगे। तो कॉस्ट सबकी सेम है, 800, 700, नेक्स्ट 900 एंड। तो प्रोडक्ट ए के गुड यूनिट बनाने की कॉस्ट 800 है, तो डिफेक्टिव यूनिट बनाने की कॉस्ट भी, और प्रोडक्ट बी के डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद ना आपने बनाना है एन आर वी का कॉलम। अब मैं एनआरवी को कॉलम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास एनआरवी की कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो कि मैं वर्किंग में शो कर। अगर यहां पर ये होती ना सिंपल सिंपल, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह ना आ रही होती, ये सिंपल सी होती, तो मैं कॉलम बना लेता। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, अगला कॉलम एनआरवी का बना देता। ऑलराइट, मतलब ये अब क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि इनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, तो मैं अब चला जाऊंगा वर्किंग नोट्स पर। वर्किंग में जाएंगे हम, वर्किंग उसी पेज के सेंटर से स्टार्ट हो सकती है। ओके, लेकिन कोई डिफरेंट आप लोग ऑप्शन सॉल्व करने लगे हैं तो वो अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। यहां से आ जाएंगी मेरे पास वर्किंग। अच्छा, हर वो चीज वर्किंग में लेकर जाओ जो आप ऊपर डायरेक्टली नहीं बता रहे। जैसा कि सबसे पहले वैसे वर्किंग आप इसकी दे सकते थे, ये यहां पर आप लिख लो वर्किंग वन। ओके, और ये वर्किंग वन में सिंपली क्या लिखना है हम लोगों ने, वर्किंग वन 5,000 प्लस 6,500 माइनस 5,600 इज इक्वल टू
5900 बस वर्किंग हो। बात समझ आ गई है? अच्छा फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर हम बात करें ना एनआरवी, एनआरवी के लिए तमाम प्रोडक्ट्स और उन प्रोडक्ट्स की गुड एंड डिफेक्टिव यूनिट्स के एनआरवी में फर्क है। गुड एंड डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी में डिफरेंस है। अब हमने क्या करना है इसके लिए, ये देखो, वर्किंग टू एनआरवी प्रोडक्ट ए गुड डिफेक्टिव। हाँ जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या आएगी फॉर प्रोडक्ट है 1040, ये जाके लिख देनी है। डिफेक्टिव के लिए भी 1040 ही है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ओके, लेस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। डिफेक्टिव को सेल करोगे तब भी कॉस्ट आएगी, और गुड को सेल करोगे तब भी कॉस्ट आएगी। कितनी? 80। लेस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो गुड हैं वो कंप्लीटेड हैं, और जो डिफेक्टिव हैं उन पर कॉस्ट आएगी 260। फिर ये बात समझ आ रही है? तो फिर गुड यूनिट की एनआरवी यहां से 960 और ये 700, जहां तक बात समझ आ गई है? यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगर वो ये वाली बात ना करता, ये वाली, तो फिर तो जाके मैं यही एनआरबी लिख देता हूं। गुड यूनिट के सामने 960 और डिफेक्टिव यूनिट्स के सामने 700, मैं ये जाके लिख देता। लेकिन उसने क्या कहा था? उसने कहा है कि भाई छोड़ो इसको, कोई कॉस्ट टू सेल ना करो, कोई भी इसके ऊपर कॉस्ट टू कंप्लीट ना करो। मैं तुम्हें इसकी करंट रिटेल प्राइस, मैं तुम्हें इसकी करंट रिटेल प्राइस उसका 60% पे करता हूं, विच इज इक्वल टू 624। या और 624 60% ऑफ 104। ऑल राइट। अब इसमें से जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो, एनआरवी वो वाली चूज करना। ओके, तो आप इसके लिए कौन सी एनआरवी चूज करोगे? 700। बात क्लियर? तो जब क्वेश्चन में जाओ, अब यहां पर सिर्फ टिक कर लो, भाई मैं ये चूज कर रहा हूं। और गुड के लिए तो कोई वो नहीं था, जाके लिख दो इसकी एनआरवी 960, इसके लिए 700। अच्छा, अगला कॉलम फिर क्या बनेगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, क्योंकि अब ये जगह बहुत ज्यादा घेर लेता है, तो हम लोग ना इसको ये देखो यूं भी लिख सकते हैं, दो लाइंस में। कॉस्ट और एन
और वी, हाँ जी, किसको चूज करेंगे? किसको चूज करेंगे? वैल्यू। हाँ जी, 12600 मल्टीप्लाइड बाय 800। 1008। और बात समझ आ गई सबको? प्रोडक्ट ए कंप्लीट हो। डन। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी की एनआरवी, और ये एनआरवी कैसे आई है आप लोगों के पास? फ्रॉम वर्किंग टू। तो ये जरूर मेंशन करो। ओके। ओके। अच्छा, इसी तरह से आपने जाना है फॉर प्रोडक्ट बी, गुड, डिफेक्टिव। अच्छा देखो, बाकी ये चीजें बिल्कुल सेम सेम है। इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गुड की 900। जी, 900 जो करंट है। लेकिन हम लोग करंट सेलिंग प्राइस नहीं देख रहे, हमने देखनी है इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्या फ्यूचर में हम इसको 900 पे सेल करने के काबिल हैं? नहीं। ये वाला पॉइंट आ गया था कि हम इस पर 15% डिस्काउंट देंगे, तो हम 900 चार्ज नहीं कर। तो हम कितनी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं? 900 का 85%, विच इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिखना है 765। अब क्या क्वेश्चन में ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी? नहीं। तो ये देखो, 900 मल्टीप्लाइड बाय 85%, 765। डन। नेक्स्ट वन, एक्सपेंस कितना? 75। यहां पर भी 75। रीवर्क इसका कितना है? 320। एनआरवी, हाँ जी, 690। 370। और हाँ जी, दूसरा ऑप्शन क्या था? करंट सेलिंग प्राइस का 60%, विच इज इक्वल टू 540। तो मैं कौन सी वैल्यू टिक करूं? जी, 765 का 60%, विच इज इक्वल टू, हाँ जी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना 900, तो हमारे पास मतलब जिस ईयर की वर्किंग कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस थी। लेकिन जब इन यूनिट्स को सेल करने जाएंगे ता तो क्या उस टाइम पर हम इनको 900 पे सेल करेंगे? हम कौन सी वैल्यू पर सेल करेंगे? तो 765 का 60%, विच इज इक्वल टू 4। अब ये कैसे आया? 765 का 60%। ये बात समझ आ गई? अब इन दोनों में से ये वाला हमें बेनिफिशियल लगा, तो हम रीवर्क वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे। अब जब हम कैलकुलेशन पे गए, हम 690 एंड 459, 6 एंड और वर्किंग, अब इसको 3 का नाम दे देती हैं।
वर्किंग 3। हाँ जी, विच एवर इज लोअर, तो गुड यूनिट्स रिकॉर्ड होंगे और डिफेक्टिव यूनिट्स रिकॉर्ड होंगे। वैल्यू बनेगी 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 690, 1449 0। ये अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे आंसर बतानी है, बुक में से देख कर नहीं बताने। जी, नेक्स्ट वन, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 459, 1,836,000। डन। जी, नेक्स्ट सी की बात करें तो सी के लिए एनआरबी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सा था हमारे पास, कि हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली 1200 माइनस 100 इज इक्वल टू 1100, और इसके लिए 1800 नहीं, 1800 के 80%, ओके, उसमें से माइनस करेंगे 1/10, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 1200 में से माइनस किया, अच्छा ये देखो, ये सिंपली ये देखो यूं लिखा जा सकता था, 1200 माइनस 100, तो ये एनआरबी कितनी आ गई, 1100। बस साथ ही हमने इसकी वर्किंग शो कर दी है। अच्छा, वर्किंग चाहे तो नीचे वाली लाइन पे भी शो कर सकते हो इस तरह की ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ये जो छोटी ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ये नेगेटिव साइन को शो कर देती है। तो हम लोग ना ये देखो इस तरह से करते हैं ना, तो ये वर्किंग को शो करता है कि ये हमने वर्किंग की है इस 1100 की। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, क्या आपने फ्यूचर में ऐसे ही करना है। अब इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। किसको सिलेक्ट करेंगे, 900, 900 इंटू 5900, 5310,000। अच्छा, इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आएगी, देखो वैसे हमारे पास वैल्यू कितनी थी, इनटू 80% माइनस कर दोगे, अब ये सेलिंग प्राइस बन गई हमारी, माइनस कर देंगे 110, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1330, 1440 सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसमें से 110 माइनस कर दो, 1330। सेलेक्ट किसको करेंगे, 1275 को, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1275, 102,000,000, all right, and the value of inventory is, अब इसका सम करना, अब इन तमाम वैल्यूज का जरा सम करके बताएं मुझे। वैल्यू इज 596,000। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, तो क्या आपको खुद दिखने में लगेगा नहीं कि आपने कितना बेहतरीन करके सोल्यूशन बनाया है। तो सोल्यूशन में ना ऐसी एम्बिग्विटीज ना पैदा करो, ऐसा सोल्यूशन ना बनाओ कि पढ़ने वाले को तकलीफ हो। ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो प्रेजेंटेशन देखते ही ना एग्जामिनर का माइंड बन जाए कि यार बच्चे ने मेहनत की, इसको आता है। फिर अगर आप लोगों को खुदा ना खास्ता मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई एक आध छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई ना, उसके दिल में हो सकता है रहम पैदा हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों का क्वेश्चन ठीक भी हुआ, प्रेजेंटेशन अच्छी ना हुई, लाजिम बात है बैड इंप्रेशन जाता है कि एग्जामिनर को अगर वो सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है ना, उसने उसका बदला आपसे लेना है। उसने सोचते हुए भी, सपोज के वो ये सोच रहे हैं इसको 6 मार्क्स दे दूं, लेकिन प्रेजेंटेशन देखे कहेगा ये ले यार 5 मार्क्स। भैया आपके लिए वो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल राइट,
तो इस वजह से इन चीजों के ऊपर जरा फोकस करना है आपने कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पे जाके देखें बी पार्ट 435960, ऑलराइट, क्या सॉल्यूशन मैच हो गया? जब होम असाइनमेंट करने बैठो ना, आपका काम यही है कि सिर्फ एंड रिजल्ट को मैच करो कि हमारे पास वैल्यू क्या है। बाकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो सकती है, मेथड हमारे डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे तकरीबन तकरीबन वैसे सेम ही है, लेकिन उसने एंड पे जस्ट रेट लिख दिए जो कि हम लोग यहां पे बता रही हैं, ये लोअर ऑफ कॉस्ट, और उसने ये वाला रेट जाके यहां पर मेंशन कर दिया। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर देखो, साथ में हमें कहा गया था कि हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज बतानी है। तो अब एडजस्टिंग एंट्रीज में एक चीज एनआरवी लॉस ऑन गुड यूनिट्स, एनआरवी लॉस ऑन गुड यूनिट्स। और वो गुड यूनिट आपको पता है कि हम लोगों ने, ये देखो, ये तो कॉस्ट पे गया, कोई एनआरवी लॉस नहीं है। इसको अगर देखो, ये 700 पे गया है, तो इस पे 100 रुपीज का एनआरवी लॉस पर यूनिट है, लेकिन ये डिफेक्टिव यूनिट है, ये डिफेक्टिव है ना, इस पर 100 रुपीज पर यूनिट का एनआरवी लॉस है। अगर मैं बात करूं एनआरवी लॉस की, ये देखो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं कितने, 2400 पर यूनिट, कितना लॉस आ रहा है, 100 प्लस, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट ए के ऊपर आया ना। फिर देखो यहां 700 से 690 10 रुपीज का है, तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। गुड यूनिट के ऊपर जो एनआरवी लॉस है वो 10,000 का है, 21,000 इंटू 10 प्लस, यहां पे देखें 700 से 490 459 पर आए, तो एनआरवी लॉस है। अच्छा, कितने यूनिट्स पर, 4,000 पर, 4,000 इंटू, अब 700 से 459, तो 700 माइनस 459। भाई अगर वैल्यू वैसे आ गई है तो इट्स गुड, लेकिन इन केस नहीं आए तो माइनस करके लिख दो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो, इस पे कोई एनआरवी लॉस नहीं है, इस पे कोई एनआरवी लॉस नहीं है, तो टोटल एनआरवी लॉस कितना है, 1414,000 एनआरवी लॉस है। तो एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट्स क्या होती है हमारे पास, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट, एनआरवी लॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट करना होता है, एंड ड्यू टू एनआरवी लॉस इन्वेंट्री वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। अब अगर यहां पर देखो, उसने दो अलग एंट्रीज बना दी है, मेरा निकाल के दो अलग एंट्रीज बनाने की जरूरत थी, इन दोनों का अगर सम करो तो क्या 1414 के इक्वल आ नहीं रहा है? आप एक ही एंट्री बना दो, आपको दो अलग एंट्री, आप गुड और डिफेक्टिव टोटल एनआरवी लॉस कैलकुलेट कर लो, क्या ख्याल है? तो आपको नहीं लगता आपका काम ज्यादा इजी है ना? और इसी तरह से इसको अगर सपोज आपने कैलकुलेट करना भी है यहां पर, तो आप इसी के साथ एक कॉलम बना लेते एनआरवी लॉस का, और यहां पर अपने पास एनआरवी लॉस लिखते जाते, एंड पे उनका टोटल और उसकी एडजस्टिंग एंड, एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट करोगे, और साथ में आपने जो एडजस्टमेंट की है वो आपने इन 900 यूनिट्स की है, 900 इंटू 900 इज इक्वल टू 810,000, ये आपकी जर्नल एंट्रीज। एनी प्रॉब्लम? हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और लास्ट के 2 क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने ना जरा सोच विचार करनी है कि इनको किस तरह से सॉल्व करें, क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फर्दर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।